फैंटा आज इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है, स्पेशली अपने ऑरेंज कलर की वजह से फैंटा इंडिया में काफी ज्यादा यूथ में पसंद किया जाता है और पूरे दुनिया में फैंटा का ब्रांड बहुत बिकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि पहली बार जो फैंटा बनाया गया था वो जो केले के जो छिलके होते हैं या अलग अलग फलों के जो स्क्रैप बच जाते हैं उससे बनाया गया था। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, नाजी पार्टी के बीच में वहां जर्मनी में हुई थी इसकी शुरुआत। इस वीडियो में हम पूरी फैंटा की जर्नी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में फैंटा की पूरी जर्नी और इनकी मार्केटिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1923 से, जब रॉबर्ट वॉन्ड्रॉफ ज्वाइन करते हैं कोको कोला को एज ए प्रेसिडेंट। उस समय कोको कोला अमेरिका में काफी पॉपुलर था, लेकिन इंटरनेशनली उसकी कोई बहुत ज्यादा डिमांड नहीं थी। और जो इनके फ्रेंच डिविजन्स थे वहां पे भी जो कोको कोला की सप्लाई हुआ करती थी वो काफी अनहाइजीनिकली वे से होती थी। तो जो भी कोको कोला पीता था लोग ज्यादा जल्दी बीमार हो जाया करते थे, क्योंकि ये साफ सफाई से बनता ही नहीं था। रॉबर्ट वॉन्ड्रॉफ चाहते थे कि वो पूरी दुनिया में कोको कोला को एस्टैब्लिश करें, इसीलिए उन्होंने अपना फॉरेन डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करना चालू किया और 27 कंट्रीज में कोको कोला के बॉटलिंग प्लांट खोले गए। अब यहां से कोको कोला अपना फ्लेवर अमेरिका से भेजा करता था और सारा प्रोडक्शन वहां से होता था जिस कंट्री में ऑपरेट करना है। और इससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया में इनका प्रोडक्शन बढ़ने लगा और कोको कोला जल्दी से ग्रो करने लगी थी। और इसके बाद साल 1928 में ओलंपिक्स आता है, ये एम्स्टरडैम में इस बार ऑर्गेनाइज हो रहा था। कोको कोला ने ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करी और जितने भी प्लेयर्स थे उनकी जर्सीज पे, पूरे स्टेडियम में, हर जगह कोको कोला ने अपनी अच्छी खासी एडवर्टीजमेंट करी, जिसकी वजह से लोग इनको काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज करने लगे और हर अमेरिकन की ये पहली पसंद बनने लगे और दुनिया में बहुत जल्दी जल्दी पॉपुलर होने लगे इस ओलंपिक की वजह से। और इसके बाद यहाँ पे कोको कोला पहुंचती है जर्मनी में। जर्मनी में रे रिविंगटन कोको कोला के लोकल सेल्स पर्सन बनते हैं और उन्होंने लोगों को समझाना चालू किया कि आप कोको कोला का बॉटलिंग प्लांट ओपन करिए, जिससे कि आप करोड़पति बन सकते हैं, आप अरबपति बन सकते हैं। अब ये लोगों को बड़ा ही फैसिनेटिंग लगा, तो लोगों को जो 6000 बॉटल्स बिक रहे थे वो बहुत तेजी से सेल्स बढ़ के 1 लाख बॉटल्स तक पहुंच गई, क्योंकि शुरुआती जब एक अच्छी सेल्स होती है तो लोग उससे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों, इनका प्रोडक्शन इस समय जर्मनी में उतना अच्छा था नहीं, इस वजह से लोगों को सेल्स नहीं आ रही थी और लोगों ने कोको कोला को पूरे पेमेंट ही नहीं किए। इसकी वजह से क्या हुआ, शुरुआती में जो अच्छी सेल थी, बाद में कोको कोला एक बड़े लॉस में आ चुकी थी जर्मनी के अंदर। कोको कोला की हालत काफी खराब होने के बाद इस कंपनी को मैक्स किथ ज्वाइन करते हैं और ये लीड करना चालू करते हैं जर्मनी में। मैक्स किथ जर्मनी के ही एक पर्सन थे और वो एक बहुत अच्छे लीडर थे, उनको पता था कि ब्रांड को कैसे आगे ले जाना है। मैक्स किथ ने यहाँ पे लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया, उन्होंने लोगों को समझाया कि अगर आप काफी हार्ड वर्किंग है, आप काफी मेहनत करते हैं और आप कोक पीते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, जिस वजह से इसकी सेल्स अब बढ़ने लगी थी। और साल 1933 से हिटलर पूरी तरह से पावर में आ चुका था और नाजी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी जर्मनी में। अब यहाँ पे 1936 में अगला बर्लिन ओलंपिक था। पिछले ओलंपिक के तरह ही जैसा कि एम्स्टरडैम में हुआ, कोको कोला ने यहाँ पे काफी अच्छी मार्केटिंग करी और नाजी पार्टी के स्वास्थ्य के साथ में ही कोको कोला अपनी मार्केटिंग किया करती थी। और जहां जहां नाजी पार्टी के यूथ विंग अपनी मार्केटिंग करते थे, जितने भी कार्स हुआ करती थी, वो सब जगह कोको कोला दिखने लगी। कोको कोला की सेल्स फिर अचानक से बढ़ने लगी। जर्मनी में अभी तक ये लॉस में थे, अब ये पूरी तरह से प्रॉफिट में आने लगे थे। और इस समय मैक्स किथ पूरी तरह से रॉबर्ट वॉन्ड्रॉफ के टच में थे। रॉबर्ट वॉन्ड्रॉफ जो प्रेसिडेंट थे उनके यूएस विंग के, ये दोनों साथ मिलकर जर्मनी में कंपनी को पूरी तरह से ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे और दोनों का एम यही था कि कंपनी को बहुत तेजी से ग्रो किया जाए। और यहाँ पे मैक्स किथ ने काफी क्लोज होकर नाजी पार्टी के साथ काम किया, लेकिन इन्होंने कभी नाजी पार्टी को स्वीकार नहीं किया और कोको कोला को वो वहां पे पूरी तरह से ग्रो करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद शुरू हो जाता है वर्ल्ड वॉर 2 और यहाँ पे हिटलर ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था। और इसके बाद पर्ल हार्बर पे अटैक होता है और यूएस गवर्नमेंट पूरी तरह से वॉर अनाउंस कर देती है जर्मनी के खिलाफ। अब यहाँ पे क्या होता है, कोको कोला का जो पूरा कनेक्शन था यूएस और जर्मनी के बीच में वो टूट जाता है। तो मतलब रॉबर्ट वॉन्ड्रॉफ और यहाँ पे मैक्स किथ के बीच का भी कनेक्शन टूट जाता है। तो जो कोको कोला का पूरा ऑपरेशन का तरीका था, वो अपना जो सिरप था कोको कोला का वो भेजा करती थी जर्मनी, जिससे कि पूरी तरह से बॉटल्स बनाए जाते थे और उसमें वो सिरप डाला जाता था, जिससे कि पूरी तरह से ऑपरेशन होता है। कोको कोला अपना सीक्रेट फॉर्मूला किसी से कभी नहीं शेयर करता है और जब कनेक्शन दोनों में टूट गया तो यहाँ पे सप्लाई पूरी तरह से रुक गई। अब मैक्स किथ को ये भी डर था कि ये कंपनी तो अमेरिका की है,
तो अगर यहां पे नाजी पार्टी ने इन्हें कैद करके रख दिया तो ये क्या करेंगे? तो इन्होंने और क्लोज रिलेशन बनाने चालू किए नाजी पार्टी के साथ, ताकि कंपनी को ये ऑपरेट करते रहे, मतलब कोको कोला वहां पे डूब ना जाए। अब यहां पे मैक्स किथ के सामने कई सारी समस्या थी कि वो किस तरह से अपना प्रोडक्शन चालू रखे, क्योंकि जो सीक्रेट फ्लेवर था वो इनके पास था नहीं, सिर्फ वहां से इंपोर्ट हो नहीं सकता था। तो अब मैक्स किथ को ही कुछ ऐसा करना था जिससे कि वो अपनी कंपनी को चालू रख सके। मैक्स किथ के एक दोस्त थे जो कि केमिस्ट थे, जिनकी दवाइयों की दुकान थी, तो उनके साथ मिलके कुछ इन्होंने नए ट्रायल्स किए और यहाँ पे फलों के और सब्जियों के कुछ जो लास्ट में चीजें बच जाती है उन सबको जोड़ के उन्होंने एक ड्रिंक बनाया। ये लाइट ऑरेंजिश तो नहीं था, ये उस समय कुछ अलग टाइप का फ्लेवर था और इसको इन्होंने लॉन्च करने का मार्केट में सोचा। एक अच्छा फ्लेवर बना दिया था इन्होंने और ये कुछ काफी ज्यादा स्वीट था। अब मैक्स किथ के सामने जो अगली सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उन्होंने एक नए तरीके का ड्रिंक बनाया था, तो इसको मार्केट में कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि कोको कोला तो लोग पहले से जानते थे लेकिन उसका प्रोडक्शन था नहीं, ये कुछ ऑरेंजिश कलर की ड्रिंक थी। तो इसके लिए इन्होंने अपनी जो पूरी सेल्स की टीम थी उससे कहा कि आप लोगों की फैंटेसीज को टच करिए, मतलब वो चीजें टच करिए लोगों की जिससे लोग एक्साइट होते हैं। अब फैंटेसीज वर्ड से ही नाम इसका फैंटा पड़ गया और इसको इन्होंने बहुत ही क्लोजली नाजी पार्टी के साथ मिलकर ऑपरेट करना चालू किया। अब मैक्स किथ ने यहाँ अपना बहुत अच्छा रिलेशन बनाना शुरू कर दिया था नाजी पार्टी के साथ, जिससे कि नाजी पार्टी अगर इनका ड्रिंक खरीदना चालू कर देती है तो मतलब पूरा जर्मनी में हम एक्सेप्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि मैक्स किथ को यह भी डर था कि अगर कभी भी ये कंपनी को बंद किया जा सकता है और मैक्स किथ को जेल में डाला जा सकता है, क्योंकि ये सब्सिडी तो थी यहां पे यूएस की। अब यहां पे मैक्स किथ के सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम थी कि किस तरह से नाजी पार्टी के सामने ये अमेरिकन ब्रांड को चलाया जाए। तो यहां पे इन्होंने नाजी पार्टी के साथ और क्लोज रिलेशन बनाया, उनके सोल्जर्स को इन्होंने अपना ड्रिंक सप्लाई करना चालू किया। अब ये ड्रिंक काफी स्वीट थी तो लोगों ने काफी पसंद किया और जो इनके सोल्जर्स वॉर में थे उनको भी काफी ज्यादा ये पसंद आया, तो ये ब्रांड बिल्कुल चलता रहा। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, नाजी पार्टी ने जितने भी और सारे अमेरिकन ब्रांड्स थे उन सब ब्रांड को सीज कर लिया था और पूरी तरह से जर्मनी के अंडर में ले लिया था। लेकिन ये चीज कोको कोला के साथ नहीं हुआ, क्योंकि मैक्स किथ ने काफी दिमाग लगाया और नाजी पार्टी के साथ क्लोज रिलेशन बनाए रखा। इसके बाद दोस्तों वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और अपने इन्हीं टैक्टिक्स की वजह से मैक्स किथ इस ब्रांड को पूरे जर्मनी में फैलाने में कामयाब रहे और इन्होंने पूरे वर्ल्ड वॉर के बीच में 30 लाख बॉटल सेल कर दी। अब ये एक काफी बड़ी चीज हो चुकी थी इस ब्रांड के लिए। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है और मैक्स किथ पूरी तरह से कॉन्टैक्ट में जब आते हैं कोको कोला के यूएस विंग के साथ, तो कोको कोला की पूरी टीम सरप्राइज हो जाती है कि इस पर्सन ने इस ब्रांड को जिंदा रखा अभी तक, और जिंदा ही नहीं रखा, एक नया ब्रांड भी वहां पे तैयार कर दिया। इनकी काफी ज्यादा यूएस में सराहना होती है कि किस तरह से एक पर्सन जो कि जर्मनी का था उसने ना नाजी पार्टी ज्वाइन करी और उसके बिना ही इन्होंने इस ब्रांड को बिल्कुल बरकरार रखा और कोको कोला का नाम इन्होंने मिटने नहीं दिया। इसके बाद कोको कोला ने इसकी रीब्रांडिंग करी और एक नया फ्लेवर फैंटा का बनाया। इसमें काफी अच्छे इन्होंने फ्लेवर्स मिलाए, काफी हाइजीनिक चीजें इसमें ऐड करी और इसको इटली में रीलॉन्च किया 1950s के बाद। और दोस्तों इसके बाद की जो पूरी स्टोरी है, किस तरह से कोको कोला इंडिया में अपने आप को एस्टैब्लिश करती है, किस तरह से उन्होंने थम्स अप को टेक ओवर किया, ये पूरी स्टोरी पे हमने एक डिटेल वीडियो के बना के रखी है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों 2015 में फैंटा की 75th एनिवर्सरी पे कोको कोला एक नया पोस्ट मार्केट में लॉन्च करती है और वो कहती है कि गुड ओल्ड टाइम्स। इस पोस्ट में बताया गया था कि जब नाजीज पार्टी चल रही थी उस समय हमने किस तरह से इसे ब्रांड को एस्टैब्लिश किया। इसमें काफी ज्यादा ब्रांड को सुनने को मिला कि किस तरह से आप जो नाजी पार्टी का टाइम था उस समय को आप ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रांड ने इस पोस्ट को वापस ले लिया, लेकिन यह भी बोला कि हमारी जो टीम थी उसने कभी भी नाजी पार्टी के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया और अपने ब्रांड को मेंटेन रखा। ये एक बहुत बड़ी काबिलियत थी। तो दोस्तों इस स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं कि आपको कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन अगर आपको अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करना है तो वो आप किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं और जितनी प्रॉब्लम्स हैं उससे ज्यादा आपको सॉल्यूशन अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा, जो कि आप फैंटा से सीख सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।